हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह। तो आजकल अब रजनी बैठी है, उतई से आती हैं, हथखोज पारा का रहने वाली। उतई ताम्रध्वज भी निर्वाचन क्षेत्र मवेशी बाजार लगता था, अब नहीं लगता। केवल उतई नहीं, छत्तीसगढ़ के जितने भी मवेशी बाजार सब बंद, हिंदुस्तान के सारे मवेशी बाजार बंद। मवेशी खरीदने बेचने वाले जो लाइसेंस रखते थे वो भी बंद। गांव में कांजी हाउस बंद, नहीं तो किसी गांव में जाते थे, सरपंच सबसे पहला डिमांड यही करता था कि भैया हमारे यहाँ कांजी हाउस दे दो, क्योंकि कांजी हाउस में यदि मवेशी को वहाँ रख दिया जाए, नीलामी होती तो पंचायत को बड़ा लाभ होता था। अब गाय है, गरू हो गए हैं, गाय बोझ हो गया है, मवेशी हमारे लिए बोझ हो गया है। और इस कारण से जिसे हम गाय को लक्ष्मी के रूप में पूजा करते थे, दीपावली में अब भी करते हैं, लेकिन अब वो आवारा पशु कहलाने लगे। अब स्थिति क्या, आवारा पशु तो फिर सड़कों पे भी रहेंगे, खेतों में भी रहेंगे। सड़कों में रहे तो एक्सीडेंट का खतरा, खेतों में तो फसल का नुकसान। इस समस्या का निदान हम लोगों ने सोचा, प्रदीप भाई भी उसमें एक हैं, और भी साथी हैं, सब लोग मिल के विचार विमर्श किए आखिर किया क्या जाए। तो एक कहावत जो है ना, गोबर यदि गिरे तो कुछ लेक उठती, लेकिन छत्तीसगढ़ में उल्टा हो गया सरल जी। छत्तीसगढ़ में गोबर गिरता तो है, लेकिन कुछ लेक उठता भी, लेकिन पैसा दे के भी उठता है। हमारे गोबर का पैसा, गोबर से पैसा कमा सकते हैं, ये हमने बताया। राजस्थान के लोग तो निकल के पूरे देश भर में व्यापार व्यवसाय उद्योग लगाए साहब, लेकिन गोबर बेचने का धंधा कोई नहीं किया, केवल छत्तीसगढ़ में हुआ है। हम गोबर बेच के भी पैसा कमा सकते हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों ने बता दिया। और उसे संदेश गया कि समाज में किस प्रकार से काम किया जा सकता है। केवल गोबर खरीदी भर नहीं हो रहा, वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं, खेत की रखवाली भी हो रही है, साथ ही सड़कों के एक्सीडेंट भी कम हो रहे हैं, जमीन की उर्वरा शक्ति भी वृद्धि हो रही है। तो उसमें लगातार काम, मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहूँगा, उसके बारे में आप सब जानते हैं। आज की जो मौजूद समस्या है, आज जो विचारवान लोग हैं वो चुपचाप सुनते हैं। एक समय था जब विचारवान लोग समाज की दिशा तय करते थे, आज वो केवल मूक दर्शक बना हुआ है। समाज का एजेंडा सेट करने के वाले वो पत्थरबाज लोग हो गए हैं। रामनवमी, राम भगवान राम के यदि स्मरण करते, आपके जहन में क्या आता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक छवि उभरती है और उस छवि से आपके मन में शीतलता की अनुभूति होती है। लेकिन धीरे धीरे उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि को बदलने की कोशिश हो रही है, उसे रेम्बो बनाने की कोशिश हो रही है, आक्रामक राम के रूप में। अभी ताजा ताजा जो घटना घटी है वो हनुमान जी। हनुमान जी तो ज्ञान में, बल में, भक्ति में, सब में अग्रणी है, सबका शिरोमणि है। और उसके देखें, उसकी दाढ़ी बड़ी भी हुई है, बाल भी हैं, लेकिन सब केश विन्यास भी बहुत सुंदर। लेकिन वो कभी ज्ञान के मुद्रा में है, कभी भक्ति के ध्यान के मुद्रा में, कभी भक्ति के मुद्रा में। लेकिन अब जो छवि आजकल सड़कों पे देखेंगे, जो गाड़ी के पीछे जो चिपका हुआ स्टिकर है, बाल बिखरे हुए और आक्रामक हनुमान जी, कभी आपने कल्पना की थी? तो एक प्रकार से समाज को कैसे आक्रामक बनाया जाए, ये धीरे धीरे ये काम हो रहा है। और रामनवमी के दिन देश में 9 जगह मारपीट हो जाए, 9 राज्यों में हुआ रामनवमी, जिसमें राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है और जो राम के बारे में हम कहते हैं कि राम राज्य स्थापित होना चाहिए, और उस राम राज्य के बजाय वहाँ सड़कों पे लड़ाइयाँ हो रही है, हत्या हो रही है, खून खराबा हो रहा है, गोलियाँ चल रही। हनुमान जयंती भी भाई, लेकिन कर कौन रहे हैं?
कोई समाज का प्रमुख आदमी उस जुलूस का नेतृत्व किया कि इस पक्ष से हो चाहे उस पक्ष से हो? जो जुलूस निकालने वाले में कौन से समाज के प्रमुख लोग उसका जुलूस निकाले, और पत्थर चलाने वाले लोग हैं वो कौन से समाज के प्रमुख लोग हैं? तो ये जो छुटभैया किस्म के लोग हैं, जैसे अभी आवारा पशु की बात हो रही है, ऐसे ही कुछ किस्म के लोग हिंसा कर रहे हैं और समाज का एजेंडा सेट कर रहे हैं। ये हम सब के लिए चुनौती है। नहीं तो एक समय देश में बड़े बड़े विद्वान हैं, समाज सुधारक हैं, ऋषि मुनि हैं, संत हैं, वो समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं, करते थे, हजारों साल से करते आ रहे हैं। आज जो छुटभैया आवारा किस्म के लोग हैं वो अब समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। हम टेलीविजन में वही देख रहे हैं, पत्थर फेंकते हुए लोगों को आप नहीं पहचान सकते वो कौन थे, या जो जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे उसको आप नहीं पहचानते वो कौन थे। आज वो लोग हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और हम सब मुख दर्शक की ओर बैठे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, हाँ हिंसा हो रहा है, हिंसा हो रहा है, एक इधर खड़ा हो गया, एक इधर खड़ा हो गया। तो समाज को, देश को किस दिशा में ले जा रहा है, एक चिंता का विषय ये है। दूसरा, गजब की बात है, रेट कोई बढ़ा है, आरोप किसी और पे लग रहा है। पेट्रोल का भाव कोई बढ़ाए, डीजल का भाव कोई बढ़ाए, गैस का भाव कोई बढ़ाए, खाने के तेल का भाव कोई बढ़ाए, और हम टेलीविजन खोल के बैठे साइलेंट लिसनिंग मोड में, हम बोल भी नहीं सकते, साहब से सुन रहे हैं। हम लिसनिंग मोड में थे का साहब, अब बोले कि पेट्रोल डीजल के भाव जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कोई है? तो राज्य सरकार है। अब हद हो गई साहब, भाव आप बढ़ाओ, रोज 80 पैसे बढ़ा, 65 पैसा बढ़ा, आज फलाने शहर में सेंचुरी, फलाने में सेंचुरी पार, डीजल के भाव इतने, पेट्रोल के भाव उतने, रसोई गैस की कीमत 1000 से पार, बढ़ा कोई और रहा है, आरोप किसी और पे लग रहा है, और खामोश बैठे सुन रहे हैं। ये स्थिति है। तो काम कोई करे और आरोप किसी और पे मढ़ा जाए, ये दौर भी चल रहा है और हम लोग सुन भी रहे हैं। हमें क्या करना है? लेकिन हमें क्या करना है? जेब तो आपका कट रहा है, चाहे राज्य सरकार बढ़ाए चाहे केंद्र सरकार बढ़ाए, पैसा किसका, जेब किसका कट रहा है? अभी आवाज नहीं आ रही है, लोग पैसा तो आपका कट रहा है। ये तो मैं सुनना चाह रहा था, तो आप बोल भी नहीं रहे। जब आपका जेब कट रहा है और आप नहीं बोल रहे तो हमें क्या करना भाई? तो मैं संपत सरल जी पे आ जाता हूं। संपत सरल जी का पहले जब उनका कवि सम्मेलन हुआ और दुबई वगैरह कहीं था शायद, वीडियो आया, उसमें बड़ी चर्चा हुई, और व्यंग से भी कुछ सीखा जा सकता है। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। संपत जी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी आधी दुनिया के चक्कर लगा के आ गए हैं। मैं शब्द वैसा नहीं बोल पाऊंगा जैसे सरल जी बोलते हैं, लेकिन व्यंग की जो लाइन है वो भाव शायद मैं व्यक्त कर पाऊं। तो उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के आधा देशों के चक्कर लगा के आए, लेकिन एक भी निवेशक नहीं आया। यदि हिंदुस्तान के उद्योगपति पे विश्वास कर लेते तो शायद उद्योग बढ़ जाता। व्यंग तो बहुत बड़ी है, लेकिन उससे हमने सीखा। वो लाइन मेरे दिमाग में कौंधा, क्यों ना संपत सरल जी जो बोल रहे हैं उसको हम अपने प्रदेश में लागू करके देखें। और 2019 से लेकर 2024 का जो औद्योगिक नीति है हमने इस प्रकार से बनाया कि आज छत्तीसगढ़ में मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी प्रदेश में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं रोड शो नहीं करना पड़ा, न कहीं इन्वेस्टर मीट करना पड़ा। नीति हमने इस प्रकार से बनाई कि 167 MU हुआ और 60,000 करोड़ का MU हुआ, और 90 जो उद्योग हैं वो प्रभावी कदम उठा चुके हैं। तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमने अपने पे विश्वास किया, हमारे छत्तीसगढ़ के उद्योगपति हैं उनको ही मौका हमने दिया। तो आज उद्योग में भी काफ़ी सुधार हो रहा है। तो व्यंग भी कभी कभी लोगों को मार्गदर्शन देने का काम करता है। तो मेरी सरकार ने कम सरल जी आपकी इस बात को
उसको संज्ञान में लिया और उसे इम्प्लीमेंट भी किया और उसका लाभ भी छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। हमारे उद्योगपतियों को भी सम्मान मिल रहा है और हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उद्योग भी फलेगा फूलेगा। मैं बहुत बधाई देते हुए, प्रदीप जी अपने बात शायद अधूरी छोड़ गए। चांदी की बात तो की उन्होंने, अभी मुझे चांदी का रुपया पहना के गई है हमारी बहन, वो खुद भी पहनी और मुझे पहना के गई। आज हमारे 71वां विधायक जो यशोदा वर्मा है, वो भी जब शपथ ग्रहण में गई, पहली बार विधानसभा उपचुनाव हुआ हमारे यहाँ, तो अब हमारे 71 विधायक हो गए। अब तोड़ने उड़ने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। हमारे यहाँ 90 में 71 हमारे कांग्रेस के हैं। तो आपके राजस्थान में तो हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो अभी तक की हिम्मत नहीं कर पाए। तो यशोदा वर्मा जी आई तो पूरा चांदी का गहना पहन के आई थी। तो छत्तीसगढ़ में चांदी कैसे आया वो बात अधूरा छोड़ गए। लोहे के बनाने की बात तो की, चांदी बाहर से आता है तो हम यहाँ से ट्रेडिंग करते थे। हमारा छत्तीसगढ़ का व्यापार विदेशों तक के जाता था। हम यहाँ से लोहा के बने हुए औजार बाहर भेजते थे और बाहर से जो चांदी है वो छत्तीसगढ़ में आता है। और इसी कारण से यहाँ छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं, चाहे आदिवासी हो चाहे यहाँ के परंपरागत निवासी हैं, चांदी के गहना उनका पहली पसंद रही है। उसका कारण यही है कि व्यापार व्यवसाय भी हमारा बहुत आगे पहले भी था। अब हम लोग वही काम अब छत्तीसगढ़ में जो गाँव में भी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से इसे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हमारे गांव के जो कारीगर हैं, हुनरमंद लोग हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे महिला स्व सहायता के समूह की महिलाएं हैं, वो आगे बढ़ के इन रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि गांव को उत्पादन का केंद्र बनाएं, शहर को विक्रय का केंद्र बनाएं और इस प्रकार से समृद्ध छत्तीसगढ़ की जो कल्पना हमारे पुरखों ने की थी उसे साकार करें। बहुत लंबा समय न लेते हुए संपत सरल जी को आप सुनना चाहते हैं, कुछ सवाल भी पूछेंगे अभी मिश्र जी। मैं भी उसके लिए थोड़ा सा, जैसे मिश्र जी सवाल पूछेंगे तो गले के जो थूक अंदर नहीं जा रहा था, पता नहीं कौन सा सवाल पूछेंगे, तो पत्रकारों से बात करने से पहले गला तो सूख तो जाता है। कोई नेता कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन जहाँ पत्रकार सवाल पूछना शुरू करते हैं तो थोड़ा सी आदमी नहीं कहूँगा, नेता थोड़ा सा भय तो आ ही जाता है। उसके बाद संपत सरल जी को हम लोग सुनेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए, जनधारा परिवार को, पत्र समूह को बधाई देते हुए, आपने बहुत बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और भिलाई को आपने चुना, हमारे शहर को आपने चुना, उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आदरणीय भूपेश बघेल जी, अब मैं सीधे जो कार्यक्रम एक छोटा सा है सुभाष जी की बात, उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री और श्री सुभाष जी से अनुरोध करता हूँ। जी नमस्कार दोस्तों, आज की जनधारा और वीआईपी न्यूज में मैं आप सबका सुभाष मिश्रा स्वागत करता हूं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जिन्होंने लगातार न केवल अपनी जीत का परचम गाड़ा, बल्कि जितने उपचुनाव हुए वो सारे उपचुनाव में विजयी उनकी टीम रही। तो मैं सबसे पहले उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य अब आपकी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, तमिलनाडु के किसान यहाँ आकर आपका सम्मान कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आपको बुलाकर सम्मान किया जा रहा है। सुशासन का आपका यह मॉडल कहाँ से आया है? सबसे पहली बात तो बाहर से तो नहीं आया, छत्तीसगढ़ से आया है जी। और छत्तीसगढ़ ये तो भिलाई स्टील प्लांट है, कर्मवीरों का कार्य क्षेत्र है और मेहनत कशों का सम्मान हमेशा छत्तीसगढ़ में होता रहा है। और मेहनत जो कर रहे हैं उसका सम्मान करने का फैसला हमने किया। और हमारी हर योजना में, हर कार्यक्रम में ये होता है कि कैसे हम, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो पशुपालक हो, उसके आय में वृद्धि कैसे हो। और इसलिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करें जिसमें 9,000 रुपये प्रति एकड़ या 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की बात हो, हमारे गोधन न्याय योजना की बात हो जिसमें 2 रुपया गोबर खरीदी की बात और 10 रुपया में वर्मी कंपोस्ट खरीदने की बात हो, चाहे वो
भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हो, जिसमें 7,000 रुपये प्रतिवर्ष देने का जो फैसला किया है, तो जो मेहनत कर रहे हैं वो उसको कैसे सम्मानित किया जाए। और उसका परिणाम यह है कि छत्तीसगढ़ में यही छत्तीसगढ़ का मॉडल है, और जिसके कारण से चाहे वो लघु उपज खरीदने वाले हों, संग्रह करने वाले हों, तो 7 प्रकार के लघु उपज है उसे बढ़ा के 65 प्रकार, उसका वैल्यू एडिशन करना, और साथ ही साथ 2,500 का जो तेंदुपत्ता है वो 4,000 करना। और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारे 30 त्यौहार है, चाहे हरेली हो, तीजा हो, चाहे वो कर्मा जयंती हो, विश्व आदिवासी दिवस हो, चाहे छेरछेरा पुण्य हो, सबको शासकीय छुट्टी देकर और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री निवास में उसको मनाते भी हैं। तो ये एक गौरव संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात हो, घोटिल से लेकर राम वनगमन पर्यटन परिपथ तक की बात हो, उसमें सब में जहां हमारी पहचान है उसे न केवल संजोने का काम, संवारने का काम, बल्कि संवर्धित करके विश्व मानचित्र में लाने की जो हमारी कोशिश है, और यही छत्तीसगढ़ का मॉडल है जिसको पूरे प्रदेश के लोगों ने सराहा, और बार बार छत्तीसगढ़ के इस प्रयास को यहाँ की जनता ने मुहर लगाई है, दंतेवाड़ा से लेकर खैरागढ़ तक। जी, छत्तीसगढ़ के मॉडल की जो चर्चा है उसमें अभी आपने एक बात कही कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, जब आप मुख्यमंत्री बने तो छत्तीसगढ़िया जो आदमी है उसके मन में आया कि ये मेरा राज्य है, क्योंकि आपने बहुत सारे जो 30 त्यौहार थे जो हाशिए पे थे वो आपने उनको मुख्य धारा में लाकर, जैसे छुट्टी डिक्लेयर की, आपने आदिवासी महोत्सव आयोजित किया, आपने मुख्यमंत्री निवास को स्त्रियों का जो तीजा रखती है उनका मायका बनाया। तो ये सब कहीं ना कहीं आप एक नया मॉडल जो अभी जो क्षेत्रीय राजनीति है उसमें आप हैं तो केंद्रीय राजनीति में, पर आपका मॉडल जो है वो छत्तीसगढ़ मॉडल जो है वो एक क्षेत्रीय राजनीति के मॉडल को ज्यादा लोग बात करते हैं। अभी इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्षेत्रीय राष्ट्रीयता है जी। छत्तीसगढ़ के अस्मिता को लेकर हम अपनी राष्ट्रीयता की बात करें, हम अपनी संस्कृति को सहेज के रखना चाहते हैं। नहीं तो छत्तीसगढ़ में क्या, या तो खदान के नाम से जाना जाता था या नक्सलियों के नाम से जाना जाता था, हमारी अपनी संस्कृति के नाम से जाना जाता था क्या? आज उसकी चर्चा हो रही है, और नक्सल और खदान के नाम से चर्चा नहीं, बल्कि दूसरे और जो कार्य हैं उनके कारण से छत्तीसगढ़ राज्य की चर्चा हो रही है, और देश में हो रही है और दुनिया में चर्चा हो रही है। चाहे छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी की बात करें, चाहे वो उसमें अंतर्राष्ट्रीय विषय आ जाता है, ग्लोबल आज वार्मिंग की बात हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे सब चिंतित हैं। कार्बन उत्सर्जन बहुत हो रहा है, हम गौठान में पैरा दान करने किसान कर रहे हैं, पैरा इकट्ठा कर रहे हैं, पराली जला नहीं रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक चिंतित है, और उसमें कमेंट पास कर रहे हैं कि इसको गैस का चैम्बर बना दिया दिल्ली को। तो आज हमारे छत्तीसगढ़ में वो बात नहीं है, तो हम उसको खाद के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। नाला है उसको पानी सहेज रहे हैं, तो जमीन के जो तापमान है उसमें भी कमी आ रही है, और जल की उपलब्धता भी बढ़ रही है। तो ये राष्ट्रीय नहीं बल्कि ये वैश्विक जो समस्या है उसका भी निदान, उस रास्ता में छत्तीसगढ़ सरकार काम करे, उस समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। जी, कांग्रेस की सरकार बनने से पहले आपकी छवि एक जुझारू मैदानी नेता की थी। लोग कहते थे कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस कमजोर हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो हर उपचुनाव में मजबूत होती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की मजबूती का यह मंत्र देश में लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? आपने यूपी के आप प्रभारी भी थे। अभी छत्तीसगढ़ में, अब ये सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा कि दूसरी जगह क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ हमारे कांग्रेस के साथियों के साथ मिलकर 5 साल जो मेहनत किए, और आम जनता ने हम पे विश्वास करते हुए 68 सीट दी, और उसके बाद अब 71 सीट हो गया। तो ये तो छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथियों का सहयोग है जिसके कारण से ये बन पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि ये काम जहाँ जो मेहनत है उसका कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात इसमें एक और बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि आज जो समस्याएं हैं उससे आप भाग नहीं सकते, उन चुनौतियों से भाग नहीं सकते, उसका सामना करना पड़ेगा, और जब चुनौतियों का सामना करेंगे तो वहीं से समाधान भी निकलेगा। जी, देश की जो विकास, जो पूरे देश में आज एक अजीब तरह का सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है। कई अभी आप जिसका जिक्र लगातार अपने भाषण में भी कर रहे हैं, अभी भी आपने कहा, तो कई जगह पे सरकारें स्वयं इसमें शामिल नजर आती है। छत्तीसगढ़ में भी बस्तर से लेकर कवर्धा तक इस तरह के प्रयास किए गए।
एक आपकी छवि एक सख्त प्रशासक की है, क्या छत्तीसगढ़ के लोगों को भरोसा होना चाहिए कि हमारा छत्तीसगढ़ शांति का टापू हमेशा की तरह बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा। ये धरती में भगवान बुद्ध के सिरपुर में आप देखेंगे 2000 साल पुराना हमारा वहाँ इस परिसर है जी। तो बुद्ध का प्रभाव, कबीर का प्रभाव, गुरु घासीदास का प्रभाव, स्वामी आत्मानंद का प्रभाव, यहाँ संतों का बड़ा प्रभाव रहा है और इसी कारण से शांति का टापू हम सब कहते हैं। तो आज गांधी जी की भी बड़ा प्रभाव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और आप देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में खूब हुए, स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। तो उसका उन सब का महापुरुषों का असर है। और दूसरी बात है, हम सब भाईचारा के साथ रहते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं, तो यहाँ नफरत फैलाने का काम नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में बड़ी खासियत वो ये है कि यहाँ जाति तो बहुत सारे हैं, जाति यहाँ भेद हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई ठाकुर हो सकता है, कोई और किसी जाति का हो सकता है, लेकिन वैमनस्यता नहीं है। जो जाति वैमनस्यता दूसरे अंचलों में देखने को मिलता है, वो वैमनस्यता छत्तीसगढ़ में नहीं है। और यही हमारी एक बड़ी ताकत है कि किसी भी समस्या को हम लोग बैठ के सुलझा सकते हैं। नहीं तो भिलाई नगर निगम चुनाव पहले कवर्धा की जो घटना उसे बढ़ चढ़ कर बताने की कोशिश की थी, लेकिन भिलाई और वैशाली नगर में जिस प्रकार से और भिलाई चरौदा में यहाँ की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया, वो अपने तरीके से जवाब दिया, और जवाब यही था कि नफरत की राजनीति छत्तीसगढ़ में नहीं चल सकती। भिलाई जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी में इस प्रकार की बात नहीं हो सकती। जी, दरअसल छत्तीसगढ़ दोस्तों जैसा जानते हैं कि कबीर की परंपरा का है। गुरु घासीदास रहते हैं जो कहते हैं कि मनखा मनखा एक जात, कुकुर बिलाई की जात होते। तो हम ऐसे छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो हम जानते हैं कि हमको कोई जाति धर्म में नहीं बांट सकता। मैं मुख्यमंत्री जी से अंतिम सवाल जो जिस पर उन्होंने अभी यहाँ बोला भी था कि देश के विकास में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानमंत्री सहकारी संघवाद की बात करते हैं। कल ही उन्होंने सहकारी संघवाद की दुहाई देकर आपसे पेट्रोल के दाम कम करने को कहा। एक विपक्षी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में आपका अनुभव क्या कहता है? आपने कहा कि आप म्यूट में थे, आप कुछ बोल नहीं सकते, महंगाई वो बढ़ाते हैं, सवाल आपसे पूछते हैं। जैसे लोग आजकल नेहरू जी को और गांधी जी को ढूंढते हैं, जो भी गलती हुई है तो पिछली गलती के लिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहराते हैं। उसी तरह का कुछ मामला दिखता है। एक साइलेंट मोड होता है, एक म्यूट होता है। अब जब मुख्य प्रधानमंत्री जब मीटिंग करते हैं तो एक लिसनिंग मोड होता है, तो हम लोग लिसनिंग मोड में थे जब। तो लिसनिंग मोड में क्या सुन सकते हैं आप, तो वही स्थिति है रही हमारी। अब महंगाई जो बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के भाव हमारे हाथ में है। आप भाव मत बढ़ाइए साहब। 2 साल हो गए शेष लगाते, शेष का हिस्सा भारत सरकार के पास। जैसे सेंट्रल एक्साइज के जो पैसा है उसमें कहते हैं भारत सरकार 42% राज्यों को देती है। अच्छी बात है, मिलती है 42%, लेकिन 42% मिला क्या? आज मैं हिसाब करके लगाऊं जीएसटी का और सेंट्रल एक्साइज का और हमारे जो कोल के जो रॉयल्टी पेनाल्टी रॉयल्टी रखा हुआ है वहाँ, तो करीब 30,000 करोड़ रुपया होता है। यदि हमको दे दे साहब तो हम पूरा माफ कर देंगे। एक तो हमारे पैसा हिस्सा देते नहीं, और दूसरा कहते हैं हमको वेट कम करो, तो शेष आप कम कर दो, सेंट्रल एक्साइज आप कम कर दो, झंझट खत्म। वो तो आपके हाथ में, जैसे रेट बढ़ता है तुरंत आप एक्साइज सेंट्रल एक्साइज कम कर दीजिए। राज्यों से अपील करने की क्या जरूरत, क्या गुमराह करने की जरूरत ही नहीं है आपको। बढ़ाने का काम आप करो और कहते हो कि छूट का आप करो, हमको कहते हैं आप छूट करो, तो ये दोनों बात तो नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये हमारे साथ थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उन्होंने जैसा कि उनका स्वभाव है, उन्होंने बहुत खरी खरी बातें बताई, जैसा कि वो सोचते हैं कि किस तरह से केंद्र राज्य के बीच संबंध होना चाहिए। अब हम इस कार्यक्रम में यहाँ विराम लेते हैं और अब हमारे साथ संपत सरल जी होंगे जो हमें अपनी व्यंग्य कविताओं और हमारे मौजूदा हालात से हमें रूबरू कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्मृति चिन्ह अब रहने दे यार, उसमें लेट हो सकता है। चलिए अब आप और आप जिस पार्टी को कह रहे हो कि साहब बड़ी तरक्की की, अब आप इसकी तरक्की मानते हो कि जो रथ से चले थे वो बुलडोजर पर आ गए। और भगवान राम भी जानते हैं मुख्यमंत्री महोदय
कि सच्ची भक्ति क्या है और राजनीतिक इस्तेमाल क्या है। वरना सबसे ज्यादा तो राम की कृपा आडवाणी जी पर होनी चाहिए थी, लेकिन आज भी वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको थोड़ी पता था कि मोदी जी पांव छूने के बहाने जमीन खींच लेंगे। तो ये सत्ताएं आती हैं जाती हैं, चुनावी हार जीत कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। असली विपक्ष सड़क पर होता है, पार्लियामेंट से ज्यादा असली विपक्ष सड़क पर होता है। तो आप उस जिम्मेदारी का निर्वहन करो। वो भी पहले किसी जमाने में ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं। अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चले गए ना, एक दिन सबकी कुर्सी जाएगी, भले वो कितनी भी तेज फेंकता हो। समय की अपनी सीमाएं हैं और कलाकारों को भी समय देना है। मुख्यमंत्री जी ने समय दिया, उसके लिए हम आभारी हैं। पिछले 8-9 साल से आपने एक चीज देखी होगी कि इस सरकार से सिर्फ कॉमेडियन और व्यंगकार ही लड़ रहे हैं और उन्हीं से ये पार नहीं पा रहे हैं, वरना तो उनकी आईटी सेल इतनी अफवाह फैलाती है। हम उस दबाव में नहीं आते। लोग कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। तो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। तो जब सब लोग जानते हैं इस बात को और धीरे धीरे ये भी सुधर जाएंगे, इनके लिए कौन से अलग से पेट्रोल पंप खुलेंगे। सुधरना उन सबको है। हंस करके मस्ती के साथ में इन सब चुनौतियों का मुकाबला करो। समय है, आता जाता रहता है। जैसे मेरी इमेज ऐसी बना दी कि मैं मोदी जी का विरोधी हूं। मैं तो अगर ये भूल से भी कह दूं कि मोदी जी विकास के दम पे दोबारा जीत के आए तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती, प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलते हो। एक इलाज है, हंस करके टाल दो आप। अभी 2019 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए तो गुजरात से एक फोन आया, क्योंकि मैं मोदी जी के व्यंग करता रहता हूं, सिस्टम पे सवाल उठाता रहता हूं। तो मोदी जी को बढ़त मिल रही थी तो उसने कह दिया, बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। लेकिन मैं सहज रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। मैंने कहा हाल चाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। फिर उसने दहला मारा, बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। कई लोग ये सवाल करते हैं कि साहब आपको कोई धमकी या इस तरह की अभद्र भाषा ये वो, मगर ये सब समस्याएं सोशल मीडिया की हैं ज्यादा। सोशल मीडिया में इस्तेमाल करता नहीं, आमने सामने में इस तरह की दिक्कत ज्यादा है नहीं। आमने सामने सब विरोधियों को भी सुनते, ऐसी बात नहीं है। एक दिन एक सज्जन थे, इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी, ऐसे सच्चा किस्सा है, मैं सहज रहता हूं। बोले संपा सरल जी, प्रधानमंत्री के लिए इतना बोलते हो, कभी न कभी छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा साहब एक हिंदी साहित्यकार के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर मुंशी प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। और अगली जो बात कही उस पर आपकी तालियां उठनी चाहिए। फिर भी मैंने कहा ऊपर किसी के दबाव में जबरदस्ती फंसाने की कोशिश करोगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। दरअसल इस देश में कोई संकट नहीं, विचारधारा का संकट है, आइडियोलॉजी का संकट है। पिछले 30 साल में जो एक पैसे का भाव आया उससे हम सुविधा भोगी हो गए, उसी चीज की वजह से सारी चीजें हैं। लेकिन समय हमेशा एक साथ नहीं रहता। आप कहते हैं कि साहब देश में कांग्रेस कमजोर है, चुनी हुई कांग्रेस कमजोर है, बाकी सड़कों पे सब मजबूत हैं। फर्क इतना सा है कि विपक्ष की 38% वोटों से जीते, 62 के खिलाफ हैं, लेकिन विपक्ष का माइक छीन लिया गया है तो उसकी आवाज विस्तार नहीं पाती है। इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा रखो। किसी शायर का एक शेर है कि होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। हमेशा आशावादी रहना चाहिए। दरअसल क्या दो चीजें हैं, पूरी दुनिया बाजारवाद के चपेट में। दो चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है। वो आदिम अवस्था में जब मनुष्य रहता था तब भी किसी न किसी फॉर्मेट में होगा। दोनों में अंतर है। बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पलट कर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिया और मनुष्य को लोहा बना दिया। आज आप बात कर रहे थे गांव में हाट बाजार नहीं लगते हैं आजकल, पहले लगते थे, बहुत सीमित रह गए। एक जमाने में हाट बाजार खूब लगते थे।
आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसा सोचेंगे, यही नहीं, आप क्या पढ़ेंगे ये तक भी कोई और तय कर रहा है। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है ईदगाह, वो इसलिए पाठ्यक्रम से हटा दी गई कि गांव में मेले भरेंगे और हामिद अगर मेले से दादी के लिए चिमटा खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। तो ये हाट बाजार उठाइए, ये लगनी चाहिए। छोटे लोगों को रोजगार मिलता है, गांव का आदमी की सीधी अप्रोच होती है जन चेतना के लिए, ये सारी चीजें जरूरी हैं। मैं थोड़ा समय लूंगा, एक रचना आपको मैं सुनाता हूं। और आज की जनधारा बताया कि साहब एक छोटा सा अखबार, ऐसा नहीं, जो छोटे अखबार हैं असल में वही मुख्य धारा का मीडिया है। बाकी जिस मुख्य धारा के मीडिया को आजकल आप गोदी मीडिया कहते हो, उसका आजादी के आंदोलन में भी कोई योगदान नहीं था, वो तब भी धंधे पे उतरे हुए थे। और टेलीविजन का आविष्कार तो 1947 से पहले हो जाता तो भारत आज तक आजाद नहीं होता। इसलिए इन चीजों में दबाव में नहीं, वो सब बाजारवाद के दबाव में वो अपना काम कर रहे हैं, अपन अपना काम कर रहे हैं। छोटे छोटे जो अखबार थे, एक गांधी जी का संस्मरण मैं आपको सुनाता हूं। साबरमती आश्रम में वो रोजाना, आज क्यों अलग ढंग का कार्यक्रम है इसलिए बात करना चाहता हूं। साबरमती आश्रम में वो रोजाना प्रार्थना के बाद में 15-20 मिनट तक लोगों के सवालों का जवाब देते थे। तो एक ने ऐसे ही कोई कह दिया कि बापू कल तो देश में ऐसा ऐसा हो गया। बोले आपको कैसे मालूम? बोले अखबार में छपी है। तो गांधी जी बोले अखबारों पे ज्यादा विश्वास मत किया करो। सबसे बड़ा अखबार वो है जो 2 पैसे का पोस्ट कार्ड है जिसपे 3 लाइन लिख करके भेजते हो। तो गांधी जी तो इन अखबारों की बदमाशियां तब से समझते थे। इसलिए जो छोटे अखबार है असल में वही बड़ा काम करते हैं। क्षेत्रीय जो मीडिया है असल में वही मुख्य धारा का मीडिया है। तो कोई तनाव और चिंता की बात नहीं, चीजें बदलेंगी, समय आता जाता रहता है। बड़े अखबारों का यहाँ तो मुझे पता नहीं, छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ तो 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आ गए, बोले संपत सरन जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज, और जो मैंने जवाब दिया 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाएगा। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरन जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ जी, आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई ऑफर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना था वो सत्ता के लिए अगरबत्ती हो गया। प्रधानमंत्री कदम ताल करते तो भी मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। प्राइम टाइम पे बहस देखते हो आप, अमूमन 4 जन भैंसे आते हैं। जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे, 4 जन भैंसे आते हैं। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और बात पर आपकी तालियां उठेंगी, प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचनी चाहिए। चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते रेखा की गरीबी पर। राम तो सौम्य रूप है। लक्ष्मण परशुराम संवाद आपने पढ़ा होगा मानस में, जिसमें दोनों एक दूसरे पर खूब व्यंग्य करते हैं, लक्ष्मण और परशुराम। बात जब एक सीमा से बाहर बढ़ जाती है तो रामचंद्र जी आते हैं और प्रणाम करके परशुराम को कहते हैं, नाथ संबुध अनुभंजन हारा होई के एक दास तिहारा, कि हे नाथ, हे स्वामी, इस धनुष को तोड़ने वाला यही आपका दास है। तो जो विनम्रता है, अपने किए को स्वीकारता है, वह राम है। बाकी सब ये कुछ भी करें, दुनिया मोहब्बत से चलती है। जब जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बच पाएंगे जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। अब ये बेचारे हनुमान चालीसा को ले बाकी और कुछ नहीं। आप तो थिएटर से जुड़े हैं, धर्म धन अन्धाई, उसमें एक संवाद है जो इस वर्तमान देश काल परिस्थिति को बहुत गहरे से व्याख्यायित करता है। युद्ध का 18वां दिन, अंतिम दिन, दोपहर बाद का समय, धृतराष्ट्र गांधारी बैठे संजय का इंतजार कर रहे हैं कि संजय आए तो खबर दे दुर्योधन जीवित है या मारा गया। 2 प्रहरी पहरा दे रहे हैं।
अचानक भयावह वातावरण होने लगता है और अंधकार बढ़ता है। तो एक प्रहरी दूसरे को जो सवाल पूछता है, दूसरा जो जवाब देता है, आपको बात अच्छी लगेगी। अंधकार बढ़ते देख एक प्रहरी ने दूसरे से कहा, अचानक अंधकार कैसे बढ़ रहा है, जरा देखना तो। दूसरा प्रहरी बोला, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। तो जैसा राजा है वैसी प्रजा है, लेकिन चेहरे पे आपने देखा होगा आजकल चीजें ठीक हो रही हैं। चेहरा जो है वो दाढ़ी से लंबा दिख रहा है, बदलेंगी चीजें, समय एक जैसा नहीं रहता है। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं, लेकिन आप लोग भी क्या थोड़ी सी अति कर देते हो एक आदमी को टारगेट करने में, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री की डिग्री पे आपने सवाल उठाए, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा। भाई जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया, धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो? और वैसे भी डिग्री से अनुभव बड़ा होता है। मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर IIT की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको ITI करनी पड़ी। हालांकि बाद में पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर विरोधियों का मुंह बंद हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री ने सिर्फ MA कर रखा है, बल्कि BA भी कर रखा है। और आज मिश्र जी पूछ रहे थे, बोले क्यों सरल जी, जब प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। उनको कक्का बारकड़ी सिखाते हैं। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो, खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं, बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं, अब व्यंग पर आपकी दाद उठेगी। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है, कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता, वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। बड़ी मोहब्बत दी आपने।